नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कहना सॉरी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या होगी। ठीक, यहाँ पे लिखो एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट पे अगर तुम्हें एनर्जी जाननी है तो वो क्या होगी। आई होप ये रिकॉर्डिंग हो रही हो। यस, इट इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड। ओके, सो यप, लेट्स टॉक अबाउट। तो देखो भाई, एनर्जी है अगर कहीं पे किसी इलेक्ट्रॉन की, हमें पता है कि वो मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है जी, अब वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से देयर विल बी सम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ओवर देयर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो अगर हम देखें तो ये लिख सकते हो, ऐसा लिखो, द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट will have kinetic as well as potential energy, and the total energy will be the sum of the two energies, and the total energy will be the sum of the two energies। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आया, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, अब या तो तुम इसके v की वैल्यू रख लो, या इससे शॉर्ट तरीका क्या है, हमारे पास क्या था भाई, mv² अपॉन r इक्वल्स टू nh अपॉन 2 था, नहीं सॉरी ये नहीं, mv² अपॉन r वॉज इक्वल्स टू kZe² अपॉन r² था। अगर से इसको काट दूँ ये क्या जाएगा, इतना। अच्छा, इसको अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ इधर भी, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ इधर भी, तो क्या जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई इधर क्या जाएगा, kZe² अपॉन 2r आ जाएगा। ये क्लियर होगी बात। तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते थे kZe² अपॉन 2r। देखो ये सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव है, विच गोज ऑन टू प्रूव कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। भाई उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, अगर मैं तुम्हें कहूँ दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द रेडियस Rn, यहाँ पे मूव कर रहा है विद Vn वेलोसिटी, इसकी एनर्जी होनी चाहिए En। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया, इसका चार्ज है Ze, इसका चार्ज है E, तो क्या आएगी, माइनस ऑफ, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, kZe², मतलब k Q1 Q2, Q1 इंटू Q2 क्या होगा, Ze²। ठीक है, अपॉन R आएगा, गॉट इट। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2 ऑफ ke, ध्यान से देखना। ठीक है, और थर्ड विल बी टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू ke प्लस pe विच इज इक्वल टू kZe² अपॉन 2r माइनस kZe² अपॉन r। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस kZe² अपॉन 2r। ठीक है, तो ये अगर तुम ध्यान से देखो दिस इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम देखें, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 PE इक्वल टू माइनस TE। ठीक है, या फिर अगर तुम चाहो तो तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, KE इज टू PE इज टू TE इक्वल्स टू 1 इज टू -2 इज टू -1। इसमें कुछ ना समझ में आया हो, दोबारा बता देता हूँ भाई। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, हाफ mv² को हमने लिखा और हाफ mv² की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, तो हमें पता है ये क्या है, हमने इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस या एक्टिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और ये क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच वाज एक्टिंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं एक दूसरे के इक्वल थे, तभी वो उस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर पा रहा था। इसकी वजह से अगर तुम देखो तो काइनेटिक एनर्जी को kZe² अपॉन 2r आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पे डाला, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी, तो हमारा ये रिलेशनशिप आ गई, इन दोनों को ऐड किया तो एक्जैक्टली आया। ये रिलेशन को मैंने इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया, गॉट इट, इस तरीके से मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टेक लाइक रियली कैलकुलेट किए एक्चुअल में एनर्जी है कितनी। इसमें ध्यान से अगर तुम देखो तो R इज वन वेरिएबल विच वी डू नॉट लाइक विच वील हैव टू पुट इन, हमको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर टोटल एनर्जी हमें चाहिए तो टोटल एनर्जी क्या है भाई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -kZe² अपॉन 2 इंटू 1/r। 1/r की वैल्यू इसमें डालो, क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी kZe² अपॉन 2 इंटू n²h²। ठीक है, तो और नॉट वेलोसिटी, इसकी वैल्यू डाल देते हैं सीधे n²h² अपॉन 4π² me² इंटू k। ठीक है, और n² हो गया और इंटू z हो जाएगा ये। ठीक है, इसको छोटा z नहीं लिखना, इसको बड़ा z लिखना है। क्लियर हो गई बात। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इट कम्स आउट टू बी, और ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू माइनस, ये 2 से यहाँ 2 आ गया, यह जाएगा 2π²। ठीक है, k² me z² नहीं z² को बाहर रख लेते हैं अभी,
ई रेस टू 4 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेस टू 4 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आता है। तुम अगर देखोगे तो उसमें 2 पाई के एम ई एच ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, और जेड और एन मतलब जैसे जैसे तुम किसी एटम या आयन को चेंज करते चले जाओगे, डिफरेंट एटम आयन के बारे में पूछोगे, और ये एटम और आयन सारे के सारे हाइड्रोजन लाइक होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होने चाहिए। उसके अलावा ये फॉर्मूला और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ। कल को तुमसे कोई पूछे कि हीलियम के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, तो यू विल से दैट आई कैन नॉट कैलकुलेटेड, बिकॉज हीलियम के लिए डिफाइंड नहीं है, हीलियम के पॉजिटिव आयन के लिए डिफाइंड है, ध्यान रखना। ठीक है, हीलियम के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गॉट इट। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, ये तुम्हारा वेरिएबल्स हो गए। तो यू कैन से दैट दिस, इसकी वैल्यू अगर तुम्हें कैलकुलेट करनी है तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई एन। ये टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू ई एन, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट। तो ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, सॉरी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, नॉट एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अभी इसको मिटा देते हैं। अब इसकी ये जो वैल्यू है ना, इसको तुम नोट डाउन कर लो, हालांकि ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका मैं जो सब वैल्यूज डाल के वैल्यू आएगी वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक, इसकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू, सो ई एन इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू माइनस 18 जूल पर एटम। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 अर्ग्स पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं सर, एटम। अगर अर्ग्स में कोई पूछे, ठीक, हालांकि कोई, एक मिनट रुक जाओ, ई एन इज इक्वल्स टू, ये तो मैं भूल ही गया, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर, और यहाँ पे भी तुम इसको जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अर्ग, ठीक है, पर एटम। या फिर अगर तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इसको क्या करना है, इसको 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 से डिवाइड कर देना है, ये आ गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, या फिर अगर किलो कैलोरी में, भाई इसमें ये वाला और ये वाला 2 इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अगर तुम्हें किलो कैलोरी पर मोल में बोल रहा है तो माइनस 313.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, पर हाँ, पर मोल ऑफ एटम। ठीक है जी, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गए। गॉट इट। तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में E1 विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड क्या है 1, एन क्या है 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, या पर एटम नहीं भी लिखना तो इसको इस तरीके से जल सकते हो कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी। गॉट इट। ठीक है, तो ऐसे करो, एक काम करो कि यहाँ, चलो इसके क्वेश्चन करा दूंगा तुमको। ठीक, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी दैट यू गेट। अच्छा, आप देखो इसमें ध्यान से, यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? कल भी मैंने बात बोली थी जब मैंने ये लिखा था कि ई इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होती है दैट इज 0। तो और हमने ये बात भी देखी थी कि एनर्जी जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, लाइक हम लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। और अगर ई इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 है, इसका मतलब उससे नीचे वाले लेवल पे एनर्जी नेगेटिव में होगी। और दूसरा रीज़न तुम ये कह सकते हो कि, या इनफैक्ट द ओनली रीज़न इज बेसिकली कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन जब भी होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है। गॉट इट? ठीक है जी। सो दिस इज इट। अच्छा, इसमें एक एक करके चीज़ें देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एच एटम। अगर मैं एच एटम का E1 कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ रहा है E2 कैलकुलेट करना हो तो कितना आएगा, माइनस 13.6 इंटू, भाई Z कहाँ है, Z है ना ऊपर, ये तो 1 रहेगा और n इक्वल टू 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस 13.6 अपॉन 4, ये आएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम E3 की बारी करो, मतलब n इक्वल टू 3 है वहाँ पे, माइनस 13.6 इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर विच इज़ 13 माइनस 13.6 अपॉन 9 इक्वल्स टू 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और E4 इसी तरीके से, मतलब हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे E इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हमारी एनर्जी हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। जो यहाँ पे स्ट्राइकिंग चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी वो ये है, ये आएगा 0.85। ये जो 4 वैल्यूज़ वो है ना, ये याद कर लेना, ये 4 वैल्यूज़ याद कर लेना, क्योंकि अगर तुम इनको याद कर लोगे तो यू विल बी एबल टू डू लाइक क्वेश्चंस वेरी इजीली, ठीक है। नहीं तो बार बार वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये एनर्जीज याद कर लेना। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये सारी के सारी नेगेटिव में है, और धीमे 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 जब E इन्फिनिटी आएगा इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या कर रहा है, -13 पॉइंट से धीरे धीरे बढ़ते 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 0 तक जा रहा है। अब तुम बोलोगे सर बढ़ते कैसे, भाई नेगेटिव से 0 की तरफ क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो एनर्जी इज इंक्रीजिंग एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखो, यहाँ कंक्लूजन है इसके, ठीक है। एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, एज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, that is n increases, E also increases, E also increases, ठीक है। when, अब देखो इसके हिसाब से अगर तुम देखो n इक्वल्स टू इन्फिनिटी डाल दो इसमें, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी डाल दो तो यहाँ क्या आएगा, -13.6 इंटू 1 इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू दिस क्या आ जाएगा 0। तो तुम लिख सकते हो एट E इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट इज व्हेन that is when the electron is no longer under the influence of the atom or the nucleus। दोबारा बोल रहा हूँ, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, द टोटल एनर्जी इज 0। तो E इन्फिनिटी इज 0, ठीक है, गॉट इट। और इस केस में हम कहेंगे दैट द एटम हैज आयनाइज्ड, ठीक है। तो दिस एनर्जी, ठीक है, दिस एनर्जी इज करस्पॉन्डिंग टू this energy, yeah, this orbit n equals to infinity, this orbit corresponds to the ionized state of the atom, this orbit n equals to infinity corresponds to the ionized state of the atom, ठीक है। और थर्ड लिखो, for a given element energy will be constant as long as the value of n is constant। देखो भाई, एक गिवन एटम की बात हो गई तो z कांस्टेंट हो गया, और जब तक कि n कांस्टेंट रहेगा तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। भाई ये तो कांस्टेंट है तुम्हारे पास, कहाँ गया ये तो तुम्हारे पास कांस्टेंट है। वो कह रहा है गिवन एटम है, तो गिवन एटम मतलब z कांस्टेंट हो गया, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, चाहे वो बेरिलियम का आयन हो। जब ये होगा तो z फिक्स हो चुका है। अगर हमने n की वैल्यू फिक्स कर दी तो En की वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है। तो यही बात बोर ने भी कही थी कि ये फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स हैं जिनको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। तो यहाँ से प्रूव हो गया दैट, लिखो इसमें कि व्हाट बोर हैड प्रेडिक्टेड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स इज बीइंग प्रूव्ड ओवर हियर, ठीक है जी। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम देखते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट, ठीक है, एनर्जी के ग्राफ देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है। तो एनर्जी के ग्राफ देख लेते हैं भाई। अगर तुम एनर्जी का ग्राफ देखो, En वर्सेस z², ठीक है, तो सिंपल सा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे n कांस्टेंट है, ठीक। अगर मान लो तुम्हारे पास En वर्सेस 1/n² है तो भी ये स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों होगी, क्योंकि z अगर कांस्टेंट है, z अगर कांस्टेंट है तो तुम्हारा ये En जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n², ठीक। अगर मान लो En वर्सेस z का ये बनाते हैं तो क्या है, और n कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर, विच वी कैन से दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, पैराबोला। और कल मैंने बताया था पैराबोला किस तरीके से वेरी करेगा, इट विल लाइक पास थ्रू दिस, इस तरीके से। हालांकि z इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, ठीक है, z इक्वल्स टू 1 होगा। तो लेट्स से z इक्वल्स टू 1 यहाँ पे है, ये नहीं होगा, यहाँ से ये शुरू होगा, गॉट इट। इसी तरीके से अगर वो वन बाय एन का देता है E, तो इसमें भी क्या है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n का होल स्क्वायर, विच वी कैन से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। तो ये भी पैराबोला होगा। तो पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला इसमें भी इस तरीके का कुछ होगा, गॉट इट। तो ठीक है, इतना ये ग्राफ समझ लो, बाकी और समझने की ज़रूरत नहीं है, इनसे काम चल जाएगा। हालांकि इस पर कोई ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन तो सोफार देख नहीं, मैं बना दूँगा अगर बनाने हुए तो, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं, लाइफ इज़ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है जी। लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। वो कह रहा है हीलियम है, He+ आयन है, इसके थर्ड ऑर्बिट
ठीक है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट। जब उसने एच ई बोल दिया तो मतलब z इक्वल टू 2 हो गया, और थर्ड ऑर्बिट बोल दिया मतलब n इक्वल टू 3 हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वी कैन राइट इट एज E3 ऑफ He प्लस। क्लियर होगी बात? यहाँ पे क्या आएगा, देखो भाई वो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है भाई, या तो तुम इस तरीके से कर लो इसको, थर्ड ऑर्बिट में क्या कर सकते हैं, -13.6 इंटू, एक मिनट इसकी ब्राइटनेस ठीक है कि नहीं, आई थिंक इट इज़ क्वाइट विजिबल, नो प्रॉब्लम, 13.6, ठीक है, 13.6 इंटू जेड कितना है यहाँ पे 2, इसका स्क्वायर अपॉन 3 n का स्क्वायर है ना, n इक्वल टू 3 है, कितना आ जाएगा -13.6 इंटू 4/9। अब इसको कैलकुलेट कर लो, या एक शॉर्ट तरीका है कि तुम्हें अगर थर्ड हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी पता है विच इज़ -1.51, तो E3 ऑफ He प्लस विल बी Z से मल्टीप्लाई कर दो -1.51 को, ठीक है, कितना आएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ तुम्हें डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, यू कैन फॉरगो दिस डिवीजन, और ये कितना आ जाएगा 2 मतलब -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? तो अगर तुम इसको भी करके देखोगे तो यही आएगा, चाहे तुम खुद करके देखना इसको। 4 नहीं सॉरी, ये तो 4 है ना, 15 चको 60, 6.04 आएगा ये, ठीक है। तो गलती से मिस्टेक हो गया भाई। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है वो कह रहा है कि भाई तुम मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दो सेकंड बोर ऑर्बिट की, ठीक है, सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, जिसका z इक्वल टू 10 है। अब तुम कहोगे सर z इक्वल टू 10 है तो उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं कह रहा हूँ कि z इक्वल टू 10 में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे आयन की वो सेकंड बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड बोर ऑर्बिट का मतलब हो गया n इक्वल टू 2 और z इक्वल टू तो 10 दे ही रखा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है तो तीनों चीज़ें बतानी है। तो देखो भाई यहाँ पर सेकंड बोर ऑर्बिट बोल रहा है, तो हाइड्रोजन के सेकंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं E2 द टोटल एनर्जी की बात करूँ विच इज़ E2 ऑफ दिस z इक्वल टू 10, कोई एलिमेंट है, इसको क्या आएगी E2 की -3.4 इंटू भाई z क्या है 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 300, ये तो 100 आ जाएगा, 340 -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल एनर्जी है। अच्छा याद होगा तुम्हें कि काइनेटिक एनर्जी वाज द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, इसका जस्ट पॉजिटिव कर दो तो कितना आ जाएगा 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा इसका जस्ट डबल करके नेगेटिव कर दो या इसका जस्ट डबल कर दो तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है विच इज -680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारे जो रेशियोज थे मैंने बताए थे उससे सीधे सीधे कैलकुलेट हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेशो ऑफ एनर्जीज, ठीक है। रेशो ऑफ एनर्जीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ B3+। तो B3+ है, इसका थर्ड बोर ऑर्बिट है, और ये क्या है Li2+ है, इसका फिफ्थ बोर ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ n इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ n इक्वल टू 3 हो गया, यहाँ z इक्वल टू 4 हो गया, यहाँ z इक्वल टू 3 हो गया। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि ये z²/n² होता है, तो कोई बात नहीं, E1/E2 क्या जाएगा, या E3/E5। ये E3 किसका है, Be3+ का, और ये E5 किसका है, Li2+ का। इसमें अगर हम देखें तो z/n का होल स्क्वायर, z कितना है B के लिए 4/3 का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना था 3/5 इसका होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 981 और यहाँ जाएगा 25 को 400/81। तो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो यू कैन से दैट E3Be3+ इज टू E5 Li2+ इज इक्वल टू 400:81, ठीक है, 400:81। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। बोल रहा है कि E4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट की जो एनर्जी है ऑफ Li3+ आयन, ठीक है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि E4 ऑफ Li2+ आयन इज इक्वल टू x। तो E6 की बात कर रहा है वो, या सॉरी नॉट E6, ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ He+ इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो जो He+ है, ठीक है, He+ में तुम देखोगे z इक्वल टू 2 हो गया, ये z इक्वल टू 3 हो चुका है, ठीक। यहाँ पे E इक्वल टू 4 तो यहाँ पे n इक्वल टू 4 था, यहाँ पे क्या है, जब इसने फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट बोली तो n इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं E4/E6 की बात करूँ
तो यहीं से हम कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Li 2+ के लिए है और यहाँ पे किसके लिए है, He+ के लिए है। तो यहाँ पे E4 है, E4 किसके लिए हो गया, E4 के लिए Z क्या है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना है Z = 2/6 का होल स्क्वायर। तो अगर तुम देखो ये 1/3 आ गया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर तुम देखो इसको तो x लिख सकते हो, इसको E6 ऑफ He प्लस लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे 981/16। तो E6 ऑफ He प्लस विल बी इक्वल टू 16x/81। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ है ही नहीं ऐसा। गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड एनर्जी रिलीज्ड। ठीक, मान लो कि मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई या एनर्जी रिलीज करवाई, तो उसको थोड़ा पिक्टोरियली देख लेते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, अगर एनर्जी एमिट करेगा या रिलीज करेगा तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा, तब ऐसा होगा। ठीक, मान लो कि हाइड्रोजन या किसी के भी केस में ये 2 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। अब ये n = n1 है और ये वाला n = n1+1 है, ठीक है। तो ओके, नाउ व्हाट इट इज सेइंग इज कि अगर मान लो इसको यहाँ से नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप करना है तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है जी। अगर मान लो उल्टा भी होता है, मतलब इससे नीचे आना है, ठीक है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो एनर्जी रिलीज करके आएगा, एमिट करके आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, बट देन अगेन एनर्जी रिलीज्ड और एमिटेड। मैं अभी यहाँ पे एनर्जी रिलीज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर होगी बात। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा ई कैलकुलेट करना चाहूँ, कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू ई ऑफ n+1 माइनस ई ऑफ n1, चाहे किसी भी केस में हो। अगर रिलीज है तो भी, अगर एब्जॉर्ब है तो भी डेल्टा ई चेंज नहीं होगा। वाई? क्योंकि तुम ये देखो, जो एनर्जी तुमने दी है वो भी तो पॉजिटिव ही है ना, जो तुम उसको दे रहे हो, कोई नेगेटिव एनर्जी तो दे नहीं हो। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, हालांकि इसमें दिखा रहा है नेगेटिव क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस लिया है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, अदरवाइज एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। एनीवे, तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड एनर्जी रिलीज बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। जो हमने दी है, जो हमने ली है, या जो इलेक्ट्रॉन ने ली है या दी है, वो एनर्जी पॉजिटिव है। तो डेल्टा ई विल ऑलवेज बी दिस, चाहे तो तुम इसको इस तरीके से लिख लो, मॉड लिख लो, ठीक है। अच्छा, डेल्टा ई इज इक्वल टू दिस, इसकी एनर्जी क्या होगी भाई, -13.6 Z, क्योंकि Z तो कांस्टेंट है, Z² अपॉन n1+1। या इसको कह लो कि अगर ये n1 है और ये n2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, n2², और इधर क्या आएगा, ये -13.6 Z² अपॉन n1²। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो Z² को भी और 13.6 को बाहर ले सकते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 13.6 Z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तुम बोलोगे सर ये तो पीछे था, यहाँ नेगेटिव था, मैं अंदर ले आया। गॉट इट, n2²। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा ई के लिए। तो ये किसके लिए आ गया एक्सप्रेशन, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी रिलीज्ड, ये दोनों के लिए यही एक्सप्रेशन है, दोनों के लिए यही एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसे भूलना नहीं है। 13.6 Z² इंटू 1/n1², मतलब ये n1 छोटा है n2 से, चाहे तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो n2 इज ग्रेटर देन n1, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको ऊपर बनाया है। गॉट दिस, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी छोटी सी चीज़ें हैं तुम्हारी एनर्जी को लेकर। इसी में अगर मान लो, चलो एक क्वेश्चन देते हैं तुमको, ये वाला क्वेश्चन एक बार तुम खुद से करना, अदरवाइज कल करवा दूंगा इसको, या चलो मैं करवा देता हूँ इसको क्वेश्चन को। एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, भाई n1 जो है दैट इज़ 1, और या n = 1 से n = 4 पे गया है, ठीक है, जंप मारा है n = 1 से n = 4 पे, तो लिथियम 2+ आयन के, ठीक है, लिथियम 2+ आयन के n = 1 से n = 4 पे जंप मारा है इलेक्ट्रॉन ने, तो वो कह रहा है कि कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी होगी, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ, यूजुअली क्वेश्चन कैसा आता है कि ग्राउंड स्टेट से, अगर वो ऐसा कहता ग्राउंड स्टेट से उसने 3rd एक्साइटेड स्टेट में मारी होती जंप, ठीक है, 3rd एक्साइटेड स्टेट, तो जब ग्राउंड स्टेट बोल दिया तो n = 1 हो गया, 3rd एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 4, जो भी एक्साइटेड स्टेट की वो बात कर रहा है उसमें एक ऐड कर दो, n की वैल्यू वही हो जाती है, ठीक है। तो बस ठीक है, अभी डेल्टा ई कैलकुलेट कर लो। डेल्टा ई भाई यहाँ से क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा रहा होगा, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई 13.6, और Z क्या, ये लिथियम क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 1/1 क्या हो गया, ये 1² माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो जो छोटा होता है पहले आता है, जो बड़ा होता है बाद में आता है। तो तुम देखोगे इसको 13.6 इंटू 9 इंटू ये कितना आ जाएगा, 1 - 1/4 इज 3/4,
4, ठीक है। ये 12 इसे 3.4 इंटू 9 इंटू 3, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू शायद 1 9 3 27 27 दियाँ 81 27 को 108 10 के आसपास होगा, ठीक है। 90 के आसपास आ जाएगा ये, 9 3 27, हाँ ठीक है, ये 90 के आसपास आ जाएगा, 90 समथिंग होगा। ये कैलकुलेट कर लेना भाई, मेरे पास अभी इतना समय नहीं कैलकुलेट करूँ। अब मान लो तुम्हारे पास ये एनर्जी आ जाती है 9 चौक 36, रुक जाओ यार, करके कर ही लेते हैं। 4 3 12, 4 3 12 का 2 हाथ से लगा, 1 3 3 9 और 1 10, 10.2 इंटू 9, ये आ जाएगा 9 3 18, 91.8 आ जाएगा ये, 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कहता है अगर कि लैम्डा कैलकुलेट करो तो 12400 याद होगा तुम्हें, अपॉन ये क्या आ जाएगा 9.91.8, बस यहाँ से इसको निकालो, तुम्हारी एंगस्ट्रॉम में ये आ जाएगी, और न्यू तुम निकाल सकते हो फिर, ठीक है। सी को इस लैम्डा से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। और तो ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस ऑफ बोज ऑर्बिट, गॉट इट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स, गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स विच इज़, अब कुछ हम पॉइंट्स लाइक कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस देते हैं तुमको, उससे पहले हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन के जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स होते हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो लिखो हेडिंग एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, गॉट इट। ठीक है जी, तो अब मैं यहां पे तुम्हारे लिए एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाता हूं, ठीक। ठीक है, तो हालांकि उसमें तो कैसे होता है, ऑर्बिट्स होते हैं ना, मैंने उनको बस एक लाइन में से दिखा दिया कि कौन कितना ऊपर है कौन कितना नीचे है। यहाँ पे n = 1 हो गया, तो इसको इसके एनर्जी लेवल को हम कहेंगे E1, या n = 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा E2, n = 3 हो गया, इसको कहेंगे हम E3, इसकी एनर्जी को, n = 4 हो गया, तो E4, E5, E6, E∞, ठीक है, = 0 है, ये n = इन्फिनिटी है यहाँ पे, गॉट इट, मतलब इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉन आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अगर तुम्हें ये याद ही है, अभी मैंने याद करवाया था इनफैक्ट, कि भाई ये जो E1 होता है दैट इज इक्वल टू -13 पॉइंट, यार ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा ना इधर उधर कर लेते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी तरीके से ऊपर यहाँ पे 0 हो गया, गॉट इट, ठीक है। एक एक करके चीज़ें देखते हैं, तो इसमें लिखो इन दिस डायग्राम वी कैन सी, in this diagram we can see the energy levels drawn in a stepwise manner in which the lowest energy level or ground state, the lowest energy level or ground state is being drawn at the bottom, and the subsequent higher energy levels are drawn above it, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज़ कॉल्ड दी ग्राउंड स्टेट, मैं यहाँ पे इसको सीधे सीधे ग्राउंड स्टेट लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर तुम देखो तो ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट 1, या इसको कहेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर इसको एक्साइटेड स्टेट देखो इसको, तो ये इसको हम कह सकते हैं ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हो गई। इस तरीके से तुम देख सकते हो कि एक्साइटेड स्टेट्स क्या क्या है, गॉट इट। तो E = 2 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, E = 3 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, E = 4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, E = 5 मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, E = 6 मतलब फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इस तरीके से तुम कर सकते हो इसको, नॉमेनक्लेचर्स का कर सकते हो, ठीक है। लिखो इसमें लिखो एक ऑब्जर्वेशन है, देखो मैंने यहाँ पर जो बनाया है, तुम इस गैप को देखो, ये जो गैप है यहाँ पे, और इस गैप को देखो, क्या दोनों बराबर है? नहीं, कौन सा बड़ा है? ये वाला। तो अगर मैं 1 से सेकंड में जाऊँ, तो तुम अगर मैं बोलूँ 1 से सेकंड में जाऊँगा तो कैसे एनर्जी कैसे निकालोगे? E डेल्टा E मतलब E2 - E1 करो, कितना आएगा? -3.4 -13.6 = 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ ऐसे करने के लिए दिखाया। अभी क्या करूँगा, अगर तुम इससे इसको माइनस कर देते तो तुम्हें सीधे सीधे आ जाता है 10.2। अगर तुम इससे इसको माइनस कर दोगे तुम्हारा आ जाएगा ये कितना, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर तुम इसके और इसके बीच की बात करते हो तो कितना जाएगा, 1.85 51 1.66 नहीं 0.66
ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, वो सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो सेकंड और थर्ड के बीच में देख रहे हो बहुत कम हो गया, ठीक है, उसके बाद देख रहे हो तो और कम हो गया, उसके बाद देख रहे हो तो और कम। धीमे धीमे तुम देखोगे सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स, जब तुम एज यू मूव अप, इसको लिख ही लो इनफैक्ट, एज वी मूव अप द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स इज स्मॉल, गोज स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है, या डिक्रीजेस, ठीक है। तो अगर मान लो मैं E1 से E2 जाता हूँ, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ E1 टू E2, तो यहाँ पे क्या होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब्ड, पता है ना भाई, नीचे से ऊपर जा रहा है, एब्जॉर्ब्ड हो गया। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड से फर्स्ट में आया, और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H एटम, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 2 से 1 मतलब 2 से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब एनर्जी रिलीज करके आएगा, कितनी एनर्जी रिलीज करके आएगा, एमिटेड, ठीक है। सिमिलरली तुम इस तरीके से तुम E1 से 3 आ जाओ, या E3 से 1 आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा E1 से E3 टोटल 1, इससे इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई, ये 12.1 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 12.09 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यह क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगी 12.09 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिटेड, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। इस तरीके से मैं अगर E1 से इन्फिनिटी की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, सीधे 0 से, मतलब यहाँ से सीधे 0 पे जा रहा है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करके जाएगा। और अगर E इन्फिनिटी से सीधे 1 पे आ रहा है, मतलब बाहर से 1 पे आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिट करके आएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात, तो ये भूलना नहीं है, ये ऐसे ट्रांजिशंस आ गए तुम्हारे, ठीक। तो अगर तुम देखो दिस 10.2 अगर मैं यहाँ से खुदा, चलो एक सेकंड रुक जाओ पहले, इसमें ये देख लो E1 से E इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इसको, मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस से बाहर जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो मिनिमम 13.6 है। तो यहाँ पे लिख लो मिनिमम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नीडेड by the electron to move out of the atom। एटम से बाहर निकलने के लिए उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ही चाहिए। उससे ज़्यादा दे दोगे तो डेफिनेटली वो निकल जाएगा, लेकिन मिनिमम इतनी चाहिए। अच्छा, अब तुम अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है, अगर हम फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है वो मिनिमम कितना है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसमें लिख लो इसको मिनिमम एनर्जी फॉर ट्रांजिशन इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट या टू एनी एक्साइटेड स्टेट, द मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो 10.6 है, टू एनी एक्साइटेड स्टेट इज 10.6। यहाँ से अगर कहीं जाएगा इससे तो मिनिमम से मिनिमम 10.2 मिलेगा, तब तक यहाँ जाएगा, उससे कम में कुछ काम होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ से सीधे अगर आउटसाइड चला गया तो लिखो मैक्सिमम एनर्जी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to 1 to n equals to infinity। मैक्सिमम एनर्जी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to 1 to n equals to infinity इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिलेंगे तो यहाँ से सीधे बाहर चला जाएगा। गॉट दिस, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी होती है और कौन से ट्रांजिशन में मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक जेनेरिक रूल लिखा रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अगर एनर्जी मैक्सिमम करनी है किसी ट्रांजिशन में, मतलब ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशंस पता है ना भाई सबको, मैंने कल भी बताया था। ट्रांजिशंस क्या होते हैं, ये जो मूवमेंट है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जा रहा होगा, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशन में भाई दो केसेस आते हैं। फर्स्ट केस क्या है, या तो एनर्जी मैक्सिमम पूछ सकता है, अगर एनर्जी मैक्सिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो सिंपल सी बात है लैम्डा मिनिमम होगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में तुम ये नोट करो कि दैट n1 जो स्मॉलर वैल्यू है, n1 शुड बी स्मॉलेस्ट
एंड N2 should be highest. ठीक है, N1 should be smallest and N1 should be smallest and N2 should be highest. सेकेंड केस क्या हुआ कि एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है तो भाई सिंपल सी बात है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो न्यू भी मिनिमम होगा, ठीक है, और लैम्डा मैक्सिमम होगा. तो कभी कभी क्वेश्चन है ऐसे नहीं पूछेगा, वो कहेगा कि व्हाट इज विच ट्रांजिशन हैज़ द मैक्सिमम लैम्डा, तो तुम्हें सीधे सीधे गेज करना पड़ेगा. अगर मैक्सिमम पूछ रहा है लैम्डा को तो तुम्हारा एनर्जी मिनिमम होगी, या अगर बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी जिसमें मिनिमम हो तो उसमें मिनिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम मतलब एनर्जी मिनिमम. ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि N1 हाईएस्ट होना चाहिए और जो N2 होना चाहिए, ठीक है, वो क्लोजेस्ट होना चाहिए. N2 वो होना चाहिए क्लोजेस्ट टू N1. मतलब जैसे n = 3 है, या तो वो इधर हो या इधर हो, क्लोजेस्ट तो यही हुए ना दोनों. ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं. ये एक्साइटेड स्टेट का ये फंडा समझ में आ गया ना, ये ग्रे ग्राउंड स्टेट हो गई एक्साइटेड स्टेट. तो अभी हम ग्राउंड स्टेट को भी डिफाइन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, लिखो, अगर मान लो फर्स्ट है, यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी मैक्सिमम बतानी है किस ट्रांजिशन में होगी. तो A है 2 to 3, B है 3 to 4, C है 2 to 4 और D है 3 to 5. तो इसमें सेकेंड 3A 3 to 5 है, B 4 to 5 है, C 5 to 8 है, D 7 to 8 है. ठीक है, थर्ड 2A 2 to infinity, B 1 to 2, C 4 to 5, D 1 to infinity. ठीक है जी, ये सारे के सारे वो बोल रहा है. अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला था, अगर वो मैक्सिमम पूछा एनर्जी मैक्सिमम तो N1 शुड बी लोएस्ट और N2 शुड बी हाईएस्ट. तो इसमें N1 लोएस्ट किस में है भाई, N1 लोएस्ट है इन दोनों में. ठीक है, ये वाला या ये वाला. अच्छा, अब लोएस्ट वाला तो सीन क्लियर हो गया, हाईएस्ट किस में, इन दोनों में से इसमें, तो दिस इज द आंसर. ठीक, अगेन इसमें देखो लोएस्ट 1 2 3, तो लोएस्ट इसमें है तो सीधे ये हो गया, और तो कुछ है ही नहीं. यहाँ पे 2 1 1 1 और इन्फिनिटी, तो ये वाला है या ये वाला है, और इसमें हाईएस्ट कौन सा है, ये नहीं है, ये वाला है, तो आंसर ये वाला हो गया. क्लियर होगी बात. ठीक है, सिमिलरली तुम्हें वो पूछ रहा है लैम्डा विल बी मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, लैम्डा मैक्सिमम कब होगा. तो इसमें कुछ ट्रांजिशंस दिए हैं हमको. कहाँ है ये ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन है ये. ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम बोल रहा है इस बार, ये नहीं है. ये कह रहा है A फर्स्ट 6 to 7, B 4 to 5, C क्या है 6 to 9, D 3 to 4 और सेकंड A 2 to 7 है, B 1 to infinity है, C 3 to 10 है और D 4 to 1 to 12. ठीक है, तब क्या करना है, इसमें देखना है N1 हाईएस्ट किस में है. तो N1 हाईएस्ट अगर हम देखें तो इन चारों में, इन दोनों में है, और इसमें जितना दूर हो सकता, सॉरी जितना क्लोजेस्ट हो सकता है, तो इन दोनों में ये तो दोनों के दोनों कैंडिडेट, एक सेकंड, ये दोनों के दोनों कैंडिडेट तो आ गए. ठीक है, ये वाला या फिर ये वाला, इसमें क्लोजेस्ट कौन सा है, ये वाला, तो आंसर ये वाला होगा. इसमें 2 1 3 एंड 4, तो इसमें देखो ये 4 है भाई, इसमें सिंपल है, ये कोई और चॉइस है ही नहीं. हम इसको सीधे सीधे बोल देंगे कि दिस ट्रांजिशन विल हैव, देखो मिनिमम एनर्जी, लैम्डा मैक्सिमम मतलब क्या हुआ, एनर्जी मिनिमम, इसमें मिनिमम एनर्जी होगी, इसमें मिनिमम एनर्जी होगी. ठीक, ठीक है, ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट, अब लिखो इसमें डेफिनेशंस वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. डेफिनेशंस वैलिड फॉर, ये हेडिंग डालो, डेफिनेशंस वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. 1 घंटा 4 मिनट हो गया बाबा. लिखो डेफिनेशंस वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है, फर्स्ट इज ग्राउंड स्टेट, अभी मैंने बताया ना ग्राउंड स्टेट, तो इसमें लिखो n = 1. लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम और आयन, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम और एन आयन इज कॉल्ड इट्स ग्राउंड स्टेट. ठीक है, हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहेंगे तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फॉर He+ क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट, Gs, यूँ समझ लो, मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ, Gs फॉर H कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Gs फॉर He+, ठीक है, -13.6 × 4 स्क्वायर, सॉरी 4 नहीं, 2 का स्क्वायर,
ठीक है ना, Z² n तो 1 है यहाँ पे, फॉर Li 3+, ऐसे किसी के लिए भी हम 3+ नहीं 2+, ऐसे भी किसी के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं -13.6 × 3 का स्क्वायर, कर लो इसको, कितना आ रहा है, ठीक है, 4 13 चौको 52 और 6 चौक 24, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना आ रहा है 13 9 13 136 में 13.6 123 22.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया, सिंपल सी बात है। अब आगे की बात करते हैं। अभी एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, एक्साइटेड स्टेट क्या हुई, एनी स्टेट अदर देन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड स्टेट, ये डेफिनेशन लिख लो, एनी स्टेट अदर देन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, गॉट इट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, अगर तुम देखो ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, चाहे तो तुम इसको दोबारा लिखना भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो -3.4 है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो -1.51 है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो -0.85 है। अच्छा, अगर मान लो मैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट या लेट्स से मैं He+ की बात करता हूँ, He+ की मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूँ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर मेरे को सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जाननी है तो क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3, तो E3 विल बी इक्वल्स टू -30, या फिर चलो ठीक है इसमें लिख लेते हैं -13.6 × Z, मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर और = 3, ये 9 हो गया, ठीक है। या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, या फिर क्या करो E3 क्या है, H का E3 क्या है, -1.51 × 2 का स्क्वायर, सीधे आ गया आंसर 4। अभी वैसे हमने कैलकुलेट भी किया था, -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम्हें क्या करना है, कभी भी अगर तुम्हें ऐसे एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो एक्साइटेड स्टेट E ऑफ H like ion, हाइड्रोजन लाइक आयन, दैट विल बी इक्वल टू E ऑफ H, मतलब EH मतलब हाइड्रोजन की एनर्जी उस पर्टिकुलर स्टेट की इंटू Z का स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर ये थर्ड स्टेट की बात कर रहा है तो थर्ड स्टेट की एनर्जी यूज़ करो, थर्ड स्टेट की एनर्जी यहाँ डालो इनटू जो भी इस H लाइक आयन जो है उसका Z है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। ये बेसिक फॉर्मूला इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी लेवल या लोएस्ट एनर्जी लेवल, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो चलो जब हम यहाँ पे ये सब कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको GS लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हो गई और ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से देख लेते हैं, है ना। ये तो तुम्हारा सीधे इन्फिनिटी बाहर चला गया अभी इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है। तो इसमें 2-3 और टर्म्स हैं, हम थोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब इन डेप्थ करते हैं और इनको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये तो थर्ड है इनफैक्ट, क्योंकि कल हम GS और ES दोनों के दोनों डिफाइन कर चुके हैं, गॉट इट। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, सिंपल सी बात है। आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कैसे किया जाता है, अगर ग्राउंड स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन को हम सीधे n = इन्फिनिटी तक ले जाएं, ग्राउंड स्टेट से n = इन्फिनिटी तक ले जाएं, तो उस एनर्जी के लिए उस ट्रांजिशन के लिए जो चेंज ऑफ एनर्जी होगा या इस ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। भाई लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो दैट डेल्टा ई आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, और ये डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, हमने अभी देखा ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, सब जो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, ठीक है जी। 13.6 Z², ये हमने कल देखा था 1 जिससे जा रहा है जो छोटा वाला है वो विच इज़ 1² माइनस, और जहाँ पे जा रहा है यहाँ पे क्या है वो इन्फिनिटी स्क्वायर, तो तुम देखोगे दिस कम्स आउट टू बी 13.6 Z²। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बोलूँगा तो IE, या यूँ समझ लो, इसको इस तरीके लिख लेंगे हम, IEH विल बी इक्वल टू 13.6 और ये 1 का स्क्वायर 1, ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, ठीक है। IEHE+, इसको क्या बोलूँगा 13.6, He का Z क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 13 4 ज़ा 52 और 6 चौको 24 54.4, और कल शायद वो 122 पॉइंट आया था। और अगर मैं IE ऑफ Li2+ कर दूँ तो 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, मिनिमम एनर्जी, देखो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
to move an electron from the ground state to n equals to infinity, ठीक है। ये तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। ये फिर इसके बाद ये लिख लो, सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर हम इसके कैलकुलेशंस की बात करें तो यहाँ पर n1 इक्वल्स टू 1 होगा एंड n2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। इसी जो कल हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें डाल दो, ट्रांजिशन के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ना, उसमें डाल दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है। इसमें लिखो एक चीज़, मान लो हम ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, जिसकी बात मैं परसों वाले लेक्चर में कर रहा था, वही बात अभी दोबारा बोल रहा हूँ। 13.6 ये मिनिमम एनर्जी है। अगर इससे ज़्यादा तुम एनर्जी दे दोगे तो भी ये निकल जाएगा, यहाँ कोई क्वांटाइजेशन नहीं है। तुम 13.61 भी दे दो तो भी निकलेगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसको दी गई है अपार्ट फ्रॉम दिस 13.6 से ज़्यादा जितनी भी एनर्जी दी गई है वो रिमेनिंग एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो उसमें लिख लो, इफ मोर देन दिस एनर्जी इज गिवन, द रिमेनिंग एनर्जी विल बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अच्छा, याद होगा तुम्हें, मैंने एक बार ऐसे कुछ डिफाइन किया था कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को x वोल्ट, ये मान लो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, और मैं एक इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव प्लेट से x वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट कर दूं, इसके थ्रू पास कर दूं, तो उसकी एनर्जी कितनी जाती है? हमने क्या बोला था? पोटेंशियल एनर्जी। भाई यहाँ पे क्या बताया था ना मैंने कि द पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ओवर हियर। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी उसकी यहाँ पे? Q इंटू वी, ये याद है मैंने बताया था। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q क्या है इसका? E, और ये कितना है? x वोल्ट्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्लियर होगी ना ये बात? तो इसको थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। 5 वोल्ट का अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस रखा है और एक इलेक्ट्रॉन को तुम उसके थ्रू पास करा रहे हो तो द एनर्जी विल बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 10 के थ्रू करा रहे हो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 के थ्रू करा रहे हो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 के थ्रू करवा रहे हो तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कहीं पर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा देखो, लेट्स से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा देखो, इसका मतलब एक और हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ और किसी के नहीं, इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट कर दिया तो उसको 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी। या उल्टा भी ट्रू है भाई, अगर मैं कह रहा हूँ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है तो तुम कह दोगे कि जिस वोल्टेज के थ्रू उसको एक्सेलरेट किया गया दैट इज 100 वोल्ट। या अगर मान लो ऐसा बोला जाए कि यहाँ पे 100 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो इसकी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी। तो बोथ वेज इट इज द सेम। लेकिन इसको देख के तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, अगर ऐसा लिखा है तो हम किसी इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को जब हम 100 वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट कर देंगे तो उसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी। और एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है जी। तो क्लियर? इस जो मैंने अभी ये बताया ना, इसको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। आगे थोड़ी देर के लिए बताऊंगा क्योंकि ये डी ब्रोगली वेवलेंथ में आएगा काम, ठीक। बस ये समझ लो, किसी भी चार्ज पार्टिकल को, स्पेशली इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड या एक्सेलरेट करने के लिए, है ना, वेलोसिटी प्रदान करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। आजकल तो तुमने सुना होगा लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, ठीक है, LHC तो बहुत बड़ा, 26 किलोमीटर का उसका डाया है, इतना बड़ा है वो, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को तुम ऐसे घुमा घुमा के उसमें एक्सेलरेट करते हो, उनको हाई वेलोसिटी दे देते हो, ठीक है। और व्हाट हैपेंस देन कि एक पॉइंट पे आके यू लेट दोस कोलाइड। तो कोलिजन वाला पार्ट इज लाइक नॉट व्हाट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट चार्ज पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड एंड दिस इज वन ऑफ द वेज कि अगर तुमने एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया तो उसको कुछ एनर्जी मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और वो इलेक्ट्रॉन के केस में एक्जैक्टली इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया E और इसके जितने भी वोल्ट्स हैं, ठीक है, x वोल्ट है तो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अगर मान लो मुझे ये बोला जाए कि भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि भाई अगर तुम मुझसे आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछो तो इट विल बी दिस, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी गई है हाइड्रोजन के एटम को, उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन हटा दो, दैट विल बी योर पोटेंशियल। इसी तरीके से अगर मैं IP ऑफ He प्लस निकालता हूँ तो इट विल बी 54.4 वोल्ट्स, यहाँ पे भी वोल्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफाइन कैसे होता है वो लिख लो। आयनाइजेशन पोटेंशियल IP, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। कभी कभी इस तरीके से पूछ लेगा तो तुम एनर्जी नहीं दोगे वहाँ पे, तब तुम उसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे। ये तो इसमें इसको तो छोड़ दो, सिंपल ये तीनों चीज़ें लिख लेना। ये H एटम के लिए, He प्लस के लिए, Li प्लस के लिए, Li2 प्लस के लिए और Be3 प्लस के लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग विच इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है जी। एक्साइटेशन एनर्जी,
ठीक है। अब एक्साइटेशन एनर्जी की अगर बात करो तो मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मान लो ये टर्म्स ना यूज़ किए जाते हैं एक्चुअली ना, इन सबको जानना ज़रूरी है। तो भाई जैसे मान लो मैं n=1 से n=2 पे गया, तो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट से मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, ठीक है। मान लो मैं कहता हूँ n=1 से n=3 पे गया, तो ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया। इसी तरीके से मैं ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे से जाता रहूँगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया, ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में गया, ग्राउंड स्टेट से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में गया। वी कैन डिफाइन इट लाइक दैट। लेकिन इससे एक आसान तरीका है इसको डिफाइन करने का, दैट इज कि यहाँ से यहाँ अगर गया 1 से 2 पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक। या अगर वो फर्स्ट से सीधे थर्ड पे गया है, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो हम कह सकते हैं सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। तो पहले एक्साइटेशन एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं, लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट n=1 to any other excited state, to any other excited state n=2, n=3, n=4, n=5, n=6 except for infinity। अगर मान लो n=infinity के लिए बोलेगा तब ये एक्साइटेशन एनर्जी नहीं होगी, तब ये आयनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी, है ना। हमने यहाँ से सीधे E=infinity तक कर दिया, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट n=2, n=3, n=4 इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इन जनरल कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर n2 जो है वो एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, इतना क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ई है। अगर मैं ई को डिफाइन करना चाहूँ एक्साइटेशन एनर्जी को, तो दैट डेल्टा ई विल बी इक्वल टू, सिंपली इसी तरीके से फॉर्मूला आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 1/1² माइनस 1/n² मान लो, और यहाँ पर n जो है दैट इज इक्वल टू n2, ठीक है। तो n इज इक्वल टू n2। तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो ये फॉर्मूला अब इस तरीके का हो जाएगा 1 - 1/n², वेयर n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्लियर होगी ये बात। तो दैट इज योर फॉर्मूला। अगर तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज दी आयनाइजेशन एनर्जी, ये आएगा 1 - 1/n²। ये इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, एन अगेन वही है 2, 3, 4, 5, 6, गॉट इट, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे हाइड्रोजन की ही बात करके कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर लेते हैं। अब ये सारी की सारी हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग ही बताऊँगा, जो भी बताऊँगा, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन के बारे में ही बताया जाएगा, ठीक। तो अगर मान लो मैं कहता हूँ n=2 है, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, पहली एक्साइटेशन एक्साइटेड स्टेट में लेके गया 1 से 2, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ 1 से 2 पे जंप किया है, तो FeV विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3/4 इंटू 10, तो 13.6, दिस विल बी इक्वल टू 10.2, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात। सिंपली अगर तुम ये समझ में आ गया ना, सिंपल सी बात है भाई, 1 से 2 के बीच में हो रहा है। अगर n=3 है तो यहाँ पे जो तुम्हारा जंप हो रही है वो 1 से 3 में हो रही है, ठीक है। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी वो। उसको कैसे बोलेंगे भाई, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा 1/9, 8/9 आ जाएगा। तो कितना आएगा ये 13.6 इंटू 8/9, ठीक है। ये निकाल लो। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूँ तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 13.6 इंटू 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये 1/16 होगा तो 15/16 हो जाएगा, 13.6 इंटू, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्साइटेशन एनर्जीज तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर इन्हीं चीज़ों को, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Li2+ आयन, ठीक है। ये सब ब्लू बहुत ज़्यादा हो गया, अभी ब्लू को थोड़ा कम यूज़ करेंगे, ब्लैक करते हैं थोड़ा यूज़। हाँ जी, तो कहाँ थे हम, हाँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर तुमसे मैं कहूँ दैट FEE फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ
Li2+, ठीक है, Li2+ की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक तो तरीका ये है, सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर लो, FeE ऑफ Li2+ इज इक्वल टू 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये कितना आएगा? 9 इंटू 13.6 इंटू 3/4, ठीक है। या तो तुम एक तरीका ये है, या सिंपल क्या है कि तुम इसकी हाइड्रोजन की जो एक्साइटेशन एनर्जी आई थी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, उसको 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो FeE वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो चाहे तो तुम, FeE अपॉन Li2+ इक्वल्स टू FeE H इंटू Z²। किसका Z²? इसका Z² क्या होगा? 3 का स्क्वायर, तो 10.2 इंटू 9, 9 दूनी 18, 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर होगी ये बात? सिंपल है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये यूज़ करना है। इसको इन जनरल कह सकते हो FeE ऑफ लेट्स से Li या A मान लो, मतलब कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट विल बी इक्वल टू FeE ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z², ठीक है। Z क्या होगा? A का एटॉमिक नंबर। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से अगर तुम सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि A दैट इज FeE इंटू H इंटू Z, सॉरी F नहीं, SeE, ठीक है। इस तरीके से तुम ये फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अब सेम चीज़ अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, देन अगेन जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है उसका E हटा दो तो तुम्हारे पास एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड, a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to excitation energy of the atom, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाता है, ठीक। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक। तो इतना ही है, इसमें बाकी जो भी हमने एक्साइटेशन एनर्जी में किया वो सब तुम इसमें भी कर सकते हो, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। सेपरेशन एनर्जी, दिस इज द 5th वन, ठीक। सेपरेशन एनर्जी क्या हुई वो देखते हैं। अगर तुम n = 1 के अलावा किसी और, ऐसे लिखो, रुक जाओ, 5th सेपरेशन एनर्जी, अगर तुम n = 1 के अलावा किसी और स्टेट से सीधे n = इन्फिनिटी तक लेके जाओ, ठीक है। मान लो तुम्हारा ये केस है, इस तरीके से तुम्हारा केस है, यहाँ पर ये वाला केस है, यहाँ पर ये वाला केस है, यहाँ पर ये वाला केस है, और यहाँ पर लेट्स से ये वाला केस है, और यहाँ पर ये वाला केस है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पे तुमने क्या किया, n = 2 से इन्फिनिटी तक, n = इन्फिनिटी तक ले गए। इस केस में क्या किया, n = 3 से n = इन्फिनिटी ले गए। इसमें n = 4 से n = इन्फिनिटी, n = 5 से n = इन्फिनिटी, n = 6 से n = इन्फिनिटी। मतलब अगर तुम ग्राउंड स्टेट के अलावा और किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके चले जाओ, एटम के, या n = इन्फिनिटी तक लेके चले जाओ, तो वो जो एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड योर सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। तो लिखो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड, अच्छा इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, ये लिख लेना, इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो इसमें लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम व्हेन इट इज इन एनी एक्साइटेड स्टेट that is other than ground state, तो इसमें n1 जो हो गया that can be 2, 3, 4 etc. and n2 जो हो गया that will be equal to infinity। कितना क्लियर हो गया जी ये बात? बस, तो अब क्या करना है, इसको सीधे सीधे फॉर्मूले में डालो। लेट्स से इसको मैं n मान रहा हूँ, है ना, n मान लेते हैं इसको, तो हमारा सेपरेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी इंटू, या अभी आयनाइजेशन एनर्जी लिखते हैं, पूरा लिख लेते हैं, 13.6 Z² इंटू 1 अपॉन, छोटा यही है ना,
तो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, ये कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे 13.6 z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर होगी बात। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आई ई अपॉन एन स्क्वायर, आई ई अपॉन एन स्क्वायर। गॉट इट। तो इसमें लिख लो फॉर्मूला, ये लिख लो, और या दैट्स इट, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो सिंपल इनफ। कभी कभी क्वेश्चन आता है इस तरीके से ना, तो यू नीड टू नो दिस थिंग्स। लिखो आप सेपरेशन पोटेंशियल, सेपरेशन पोटेंशियल भी वही हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कि रिक्वायर्ड होगा टू इम्पार्ट दी, लाइक लिखवाई देते हैं इसको सीधे। लिखो सेपरेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू मूव, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू n इक्वल टू इन्फिनिटी, एनी एक्साइटेड स्टेट टू n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन में फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल है क्या? ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है किसी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ का, उसने उसका Z नहीं दिया हमको, इट इज़ गिवन एज 15 वोल्ट। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया था कि दोनों चीज़ें लाइक इंटरचेंजेबल। अगर तुम्हारे पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो तुम उसका FeP क्या कह सकते हो, 15 वोल्ट, और अगर तुम्हें FeP 15 वोल्ट दिया है तो तुम उसकी FeV सिंपल से बोल सकते हो। क्लियर है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में है और किसी के नहीं। अगर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो 15 वोल्ट है, देयरफॉर तो 15 वोल्ट विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू Z स्क्वायर। अच्छा, और एक्साइटेशन जो होता है वो 1 से, कौन सा फर्स्ट है ना, तो 1 से 2 में जाएगा, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, या फिर हम सीधे सीधे इसको 13, चलो ठीक है अभी मैंने ऐसे ही कर लिया, इसको 10.2 डाल सकते हैं डायरेक्टली हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन 3/4, तो यहाँ क्या जाएगा 15 वोल्ट, एक 15 सॉरी वोल्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी है, तो 15 से ये कट गया, 5 आ गया, और 4 से कर गया, तो कितना जाएगा 13.6 Z स्क्वायर इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये क्या बताया था हमने, दिस इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसने एक्चुअली में आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है, उसने Z पूछा भी नहीं है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी 20 वोल्ट, और उसने सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, हाँ उसने सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर तुम्हें जब ये पता चल गया है, इधर क्या आ जाएगा सेकेंड वाले के लिए, ठीक है, ये वाला मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए क्या आ जाएगा भाई, SEP के लिए, SEP के लिए, ठीक है, अपॉन E समझ लो, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर अपॉन सेकेंड वाला ये हुआ ना 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 13, तो इसकी जगह 20 लिख लो अपॉन E इंटू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, हाँ, अपॉन 8/9 समझ लो। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 160 अपॉन 9 वोल्ट्स आ जाएगा ये आंसर। क्लियर हो गई बात। ठीक है, या ऐसा करो SE, पहले तुम SEE निकाल लो, तब तुम्हारे लिए समझना ज़्यादा आसान। पहले तुम SEE निकाल लो, SEE में यही फॉर्मूला आएगा, इसकी जगह तो तुम 20 रख लोगे, इसकी जगह क्या आएगा 8/9, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, तो SEP क्या आ जाएगा 60/9 वोल्ट। ठीक है जी, क्लियर होगी बात।